कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो ध्यान रखिए, सबसे पहले तो ये ऑर्गेनाइजेशन की बात करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन FAO, बोले तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले बताएगा इसका मुख्यालय कहां पर है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं, बोले तो FAO की बात करता हूं, ठीक है, FAO की बात करता हूं, बोले तो खाद्य एवं कृषि संगठन। सबसे पहले तो सवाल बताइए कि भाई साहब इसका मुख्यालय कहां पर जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन की बात करता हूं, ठीक है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि संगठन की बात करता हूं तो इसका 16 अक्टूबर 1945 को गठन होता है, ठीक है। कब इसका गठन होता? तो 16 अक्टूबर 1945 को इसका गठन होता है, 16 अक्टूबर 1945 को इसका गठन होता। गठन जब हुआ था हालांकि कनाडा में हुआ था, गठन जब हुआ था कनाडा में हुआ था, लेकिन याद रखिएगा इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर की बात करता है रोम। रोम किस देश की नदी है, सॉरी रोम किस देश की राजधानी है, ठीक है, तो याद रखिएगा ये इटली, तो रोम इटली की राजधानी हो जाती है। तो खाने की बात है, खाद्य एवं कृषि संगठन खाने की बात है, खाद्य एवं कृषि संगठन खाने की बात है। जब किसी को भूख लगती है और ईट करने को मिल जाता है तो दिल रोम रोम हो जाता है। जब किसी को भूख लगती है, भूख करने के बाद ईट मिल जाता है तो भाई सब दिल मतलब कि एकदम रोम रोम पूरा खिल उठता है, रोम रोम पूरा खिल उठता है। याद रखिएगा अभी वर्तमान में इसके जो डायरेक्टर जनरल है, ठीक है, खाद्य एवं कृषि संगठन के जो डायरेक्टर जनरल है, डायरेक्टर जनरल बोले तो जो महासचिव हो जाते हैं, महासचिव हो जाते हैं, इनका नाम हो जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन के महासचिव कौन है? तो क्यू डोंगू करके हो जाते हैं। कौन से? क्यू डोंग यू करके हो जाते हैं, क्यू डोंग यू करके हो जाते हैं। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है, क्यू डोंग यू, क्यू डोंगो इसके क्या हो जाती है, चाइना के हैं, इसके महासचिव हो जाते हैं। और याद रहेगा खाद्य के और इसके डेटा के अनुसार सर्वाधिक दूध उत्पादन में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो भाई साहब अपना देश भारत। कौन सा? अपना देश भारत रहा। लेकिन सवाल पूछूंगा कि भारत में किस देश में, भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है? याद रहेगा तो इंडिया रैंक फर्स्ट विद 24% ऑफ दी, तो दुनिया का जितना भी दूध का उत्पादन होता है उनमें से 24% भारत में, यानी कि 100 केजी का उत्पादन पूरे दुनिया में हो रहा तो उसमें 24 केजी भारत का होगा। 100 केजी दुनिया का हो रहा तो 24 केजी कहां पर होगा? भारत का होगा। इस बात को याद रखेगा। तो 24% टोटल दूध का उत्पादन खाद्य इस डेटा के अनुसार सबसे ज्यादा वर्ष 2021-22 में दूध उत्पादन में 24% का योगदान रहा। कितना? तो 21-22 में कितना? 24% का योगदान रहा है। ये जो रिपोर्ट बताया किसने? तो याद रखेगा लोकसभा में मत्स्य एवं पशुपालन डेयरी मंत्रालय पुरुषोत्तम रूपाले ने यह जानकारी दी। किसके द्वारा? तो पुरुषोत्तम रूपाले के द्वारा यह जानकारी दिया गया, ठीक है। चलेगा, भारत में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा? भारत में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य की बात करता हूं तो पहले स्थान पर याद रखेगा, अगर मैं करंट सिनेरियो की बात करता हूं तो पहले स्थान पर यूपी है, राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर उसके बाद गुजरात है। तो याद रखेगा पहले स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश है, ठीक है। उत्तर प्रदेश दूध उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर हो जाता है। हाल ही में भारत में किस दिन को राष्ट्रीय दूध दिवस के रूप में मनाया जाता है? नेशनल मिल्क डे। चलो आपको हिंट बता दूं, नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है? आपको मैं बता दूं दोस्त, नेशनल मिल्क डे उसी दिन संविधान दिवस भी मनाया जाता है। तो सवाल आपसे ये भी पूछ सकता है कि किसकी जयंती को हम लोग भारत में 26 नवंबर को, किसकी जयंती को हम लोग भारत में 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस के रूप में, किसका हैप्पी बर्थडे होता है? अरे 26 नवंबर को किसका हैप्पी बर्थडे होता है? हम लोग के साथी 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस मनाते हैं। किसकी जयंती को मनाते हैं? इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया के रूप में भी बोला जाता है। याद रहेगा वर्गीस कुरियन, ठीक है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जयंती, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, याद रहेगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन जयंती को, ठीक है, कुरियन जयंती को, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन जयंती के रूप में हम लोग मनाते हैं, ठीक है। इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। विश्व दूध दिवस 2022 की थीम, ये वाला सवाल बता दो। देखो राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को, लेकिन विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है और 2022 की उसकी थीम क्या थी? विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है दोस्त? तो याद रखेगा अगर मैं विश्व दूध दिवस की बात करता हूँ, विश्व दूध दिवस की बात करता हूँ, याद रखेगा यह 1 जून को मनाया जाता है। दोनों ध्यान से रखिएगा, जल्दीबाजी में पेपरों में गलती हो जाती है, ठीक है, कब मनाया जाता है? दोनों ऑप्शन दे दिया तो गड़बड़ी कर दोगे, ठीक है। तो विश्व दूध दिवस की बात करता हूं तो मान लो पहला ही ऑप्शन दे दिया कि कब मनाया जाता है 26 नवंबर को दे दिया तो गड़बड़ी मत करना। याद रहेगा इसका जो थीम रहा था 2022 का जो थीम रहा था डेयरी नेट जीरो। क्या थीम था? डेयरी नेट जीरो, डेयरी नेट जीरो करके बाबू इसका थीम था, डेयरी नेट जीरो। 2022 की बात करता हूं, ठीक है, डेयरी नेट जीरो, ठीक है, डेयरी नेट जीरो करके इसका थीम था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन किस शहर में किया गया? ठीक है, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022, IDF वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन कहां पर किया? तो यहां से चीजों को ध्यान रखिएगा। सबसे मुझे पहले कमेंट करके बता सकते हैं क्या IDF इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का मुख्यालय कहां पर है? इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का मुख्यालय कहां पर है? जल्दी से कमेंट करके बता देंगे। तो याद रखिएगा इसका जो आयोजन किया गया ग्रेटर नोएडा में, ठीक है, ग्रेटर नोएडा में। तो IDF डेयरी फेडरेशन का इंपोर्टेंट जो था ग्रेटर नोएडा में क्या किया इसका आयोजन
आईडीएफ की बात करता हूँ, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन, इसका मुख्यालय की बात करता हूँ तो ये ब्रुसेल में है। कहां पर है दोस्त? ये ब्रुसेल बेल्जियम में, ब्रुसेल बेल्जियम में इसका मुख्यालय हो जाता है। तो ब्रुसेल बेल्जियम में इसका मुख्यालय इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। और याद रखिएगा, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 कहां पर हुआ था? यह हुआ था ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। डेयरी फॉर, और इसकी जो थीम थी, वर्ल्ड डेयरी फेडरेशन 2022 की थीम थी, याद रखिएगा, डेयरी फॉर न्यूट्रिशन एंड लाइवलीहुड। याद रखिएगा, इसकी जो थीम थी, ये भी थीम पूछ सकता है कि अगर सवाल। वेरी गुड अर्चना यादव जी, वेरी गुड। चलेगा, अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय डेयरी बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? भारत में दोस्त, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ऑफ इंडिया? तो ये आनंद गुजरात में है। कहां पर है? यह आनंद गुजरात में हो जाता है, आनंद गुजरात में हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, भारत का मिल्कमैन या श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे माना जाता है? तो सबसे पहले याद रखिएगा, श्वेत क्रांति, जिसको व्हाइट रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? व्हाइट रिवॉल्यूशन की बात करता हूं तो व्हाइट रेवोल्यूशन या श्वेत क्रांति की बात करता हूं दोस्त, यह किस उत्पाद से संबंधित है? तो श्वेत क्रांति की बात करता हूं, किससे उत्पादन से हो जाता है? याद रखिएगा, यह दूध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। किससे? मिल्क प्रोडक्शन से। तो श्वेत क्रांति या मिल्क मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? वर्गीस कुरियन को। किसको चुना जाता है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन को, ठीक है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को ही याद रखिएगा श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, या मिल्क मैन ऑफ इंडिया के रूप में। सही है, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्त, हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में डेटा के अनुसार किस देश में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? ये भारत बना, ठीक है। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत हो जाता है। हाल ही में जम्मू कश्मीर में लेवेंडर खेती के लिए कौन सी क्रांति चालू की गई थी? तो लेवेंडर खेती के लिए मार्च 2022 की बात है। याद रखिएगा, लेवेंडर खेती के लिए कौन सी क्रांति? तो लेवेंडर के उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति? पर्पल रिवोल्यूशन। कौन सी? पर्पल क्रांति, पर्पल रिवोल्यूशन, पर्पल क्रांति शुरुआत की गई थी लेवेंडर के लिए, और लेवेंडर फेस्टिवल भी यहाँ पर मनाया गया था। आगे बढ़ जाए, क्लियर है ये साहब? हर चीज याद होना चाहिए। ये बाबू आपका यूपी ट्रिपल एस पीईटी का सवाल है। झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य कौन बना? यह सवाल आपसे हाल ही में पूछेगा कि 2022 में भारत में यूरेनियम खनन में प्रवेश करने वाला तीसरा राज्य कौन सा बना है, या कौन सा राज्य बना है? झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद तीसरा राज्य कौन सा बना है? जल्दी से कमेंट करके बता देंगे, जल्दी से कमेंट करके बता देंगे तीसरा राज्य कौन सा बना है झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद। वेरी गुड, शाबाश। तो झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद तीसरा राज्य राजस्थान, 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 ठीक है। ये पेपर में पीटी का किसने पेपर दिया था 15-16 अक्टूबर को? ये बीपीएससी का सवाल है। बीपीएससी में हालांकि जिला इसका पूछा था, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा सोने का भंडार है? सोने का भंडार पूछा, ठीक है, सोने का भंडार पूछा है, तो ये बिहार में था। लेकिन बिहार में यहाँ पे जिला पूछ लिया था। देखो, बिहार में यहाँ पे जिला पूछ लिया था, तो कहां पे? जमुई बिहार में। कहां पर दोस्त? ये जमुई बिहार में। देखो, सोने का भंडार है कहां पर दोस्त? तो सोने का भंडार बिहार में, लेकिन सोने का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां पर होता? प्रोडक्शन कहां होता? सवाल पूछेगा, सोने का सबसे ज्यादा उत्पादन की बात करता हूं, ठीक है। सोने का, ये नहीं नींद में सोने वाला, गोल्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है। सोने का सबसे ज्यादा उत्पादन, सोने का सबसे ज्यादा अगर मैं उत्पादन की बात करता हूँ भारत में कहां पर होता है दोस्त? तो ये होता है कर्नाटक में, ठीक है। प्रोडक्शन कहां हो रहा? तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा हो रहा। प्रोडक्शन कर रहा तो कर्नाटक में सबसे ज्यादा हो रहा। हर एक प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है। केजीएफ, हाँ केजीएफ तुमको दिखा रहे हैं, केजीएफ। चलिए अगला सवाल आ जाता है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया? हाल ही में किस राज्य सरकार ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश किसने? और आज मैं सोच रहा हूँ कोरोना चेक करा दूं, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा ने फैमिली आईडी पोर्टल लॉन्च किया। तो फैमिली आईडी पोर्टल की बात करता हूँ, याद रखा दोस्त, ये उत्तर प्रदेश ने, ठीक है, उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया। उत्तर प्रदेश ने फैमिली आईडी पोर्टल, एक परिवार एक पहचान, ठीक है, एक परिवार एक पहचान लॉन्च किया। बस इतना चीजों को याद रखेगा, बाकी तो ये बताने की जरूरत नहीं है ना बाबू। यहाँ के जो सीएम है कौन है? योगी आदित्य। वैसे ना सीएम पूछ लिया था भाई साहब, एसएससी जीडी में यूपी का सीएम पूछ लिया था, बताओ, योगी आदित्यनाथ, ठीक है, योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, ये तो आप लोग को पता होगा। आप मुझे लेकिन ये बता दीजिए कि भाई साहब यहाँ पर मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश में बाबू यहाँ पे राज्यपाल कौन है? ठीक है, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की बात करता हूँ तो राज्यपाल उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल, ठीक है, आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल हो जाती है, आनंदीबेन पटेल हो जाती है। यहाँ पर जो 18वीं विधानसभा हुआ, यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष कौन है? उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष पेपर में पूछे जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष जो चुनाव हुआ कम से कम उस राज्यों को याद रखना। विधानसभा अध्यक्ष की बात करता हूँ, उत्तर प्रदेश के कौन है? तो सतीश महाना। कौन है दोस्त? सतीश महाना है। सतीश महाना की बात करता हूँ, विधानसभा अध्यक्ष हो गए। याद रखिएगा, उपचुनाव से भी सवाल पूछे जा रहे हैं।
उपचुनाव से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। याद रखिएगा बाबू, आपको याद होगा तो मुलायम सिंह यादव, इनको क्या मिला है, पद्मा अवार्ड भी मिला, पद्म विभूषण अवार्ड भी मिला। मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया, याद रखिएगा मुलायम सिंह यादव। अब बता चीजों को ध्यान रखिएगा, मुलायम सिंह यादव, मुलायम सिंह यादव का क्या होगा, यहाँ पर निधन होगा, ठीक है, ये निधन हुआ। तो जब मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ, ये कहां से थे, मैनपुरी से ना। तो मैनपुरी के जो उपचुनाव हुआ, ठीक है, तो मैनपुरी में जो उपचुनाव हुआ, यहाँ पे विजेता कौन रही थी, मैनपुरी उपचुनाव कौन जीता, उपचुनाव कौन जीता। अब ये सवाल पूछे जा रहे हैं, मैनपुरी उपचुनाव किसने जीता, याद रहेगा आजमगढ़ किसने जीता, आजमगढ़ किसने जीता, आजमगढ़ बोला आपके पेपर में सवाल पूछा हुआ था, आजमगढ़ उपचुनाव किसने जीता है, तो मैनपुरी से ये थे। इनके निधन के बाद याद रहेगा आजमगढ़ किसने जीता और मैनपुरी, मैनपुरी पर किसने जीता दोस्त, तो याद रहेगा डिम्पल यादव, ठीक है, डिम्पल यादव, ये इनकी बहू हो जाती है, ठीक है, डिम्पल यादव ने जीता, डिम्पल यादव ने। आजमगढ़ से उपचुनाव किसने जीता था, दिनेश लाल यादव निरहुआ, ठीक है, आजमगढ़ से किसने जीता था, तो दिनेश लाल यादव, दिनेश लाल यादव, दिनेश लाल यादव, चीजों को याद रखा, ठीक है, दिनेश लाल यादव। 2022 में कितने लोगों को पद्म विभूषण अवार्ड मिला, उन 6 लोगों में से एक मुलायम सिंह यादव भी थे। याद रहेगा उत्तर प्रदेश के, देखो मेरे प्यारे दोस्त जिनका यूपी पुलिस या यूपीएसआई की तैयारी करो, मुलायम सिंह यादव जी की पूरी जीवनी वगैरह पढ़ लेना, 100% बोल रहा हूँ। शायद ये उसने अपने करियर की शुरुआत किस पार्टी से की थी, पहली बार चुनाव कहां पे जीते थे, ये सारी चीज आप लोग इनके बारे में जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, ठीक है, आगे बढ़ते। तो यूपी सरकार ने परिवारों और सरकारी योजनाओं की पहुंच को आसान बनाने के लिए फैमिली आईडी, वन फैमिली वन आइडेंटिटी लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य उन परिवारों को मुफ्त या सस्ता राशन उपलब्ध कराना है जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के पात्र नहीं है। तो जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनके लिए ये फैमिली आईडी पोर्टल हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल, केंद्र सरकार द्वारा किस दिन को काऊ हक डे रूप में मनाने की घोषणा की गई, तो केंद्र सरकार ने किस दिन को बोला भाई साहब, किस दिन को बोला गया कि काऊ हक डे रूप के, ठीक है, काऊ हक डे। तो काऊ हक डे रूप के रूप में मनाने की किस दिन की बात की गई, 10 फरवरी, 12 फरवरी, 14 फरवरी, 13 फरवरी, 13 फरवरी नहीं 14 फरवरी को। तो सेलिब्रेट 14 एज द काऊ हक डे, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, इन्होंने अपील किया है कि भाई साहब 14 फरवरी को तो जानवरों से प्रेम करना चाहिए। मैंने कल एक वीडियो देखा, वहां पर एक छोटा सा बछड़ा था, वो बछड़ा क्या था, मेल था, और बगल में एक गाय थी। तो लोग ना, एक व्यक्ति थे, वो लोग रोटी ले जाके गाय को खिला रहे थे, बछड़ा को नहीं। तो इसको क्या बोल सकते हैं, एनिमल प्रेमी बोल सकते हैं क्या, ये मतलब कि उसमें मत जाओ कि किसी के बस गाय गाय गाय, मैं मानता हूँ गाय हमारी माता है, लेकिन भाई उसके बछड़े को भी तो खिला दो। मतलब कि बेचारा बछड़ा ऐसे मुंह ऐसे रोटी जब बढ़ा रहा था तो उसके तरफ ये कर रहा था, हाथ बढ़ा रहा था, मतलब कि वो बछड़ा अपने मतलब मुंह उस रोटी की तरफ ले जा रहा था, लेकिन वो गाय को खिला रहा था। मतलब इस तरीके से नहीं करना चाहिए, उसको भी खिलाइए, गाय को भी खिलाइए, ठीक है, गाय को वैसे रोटी वगैरह आप लोग भी खिलाया कीजिए। चलेगा। तो केंद्र सरकार ने 14 फरवरी को बोला, याद रहेगा काऊ हक डे। अब भारत में 14 फरवरी को काऊ हक डे मनाने की अपील, नीदरलैंड में गाय को ऐसे ही प्रेम करते हैं लोग, जाने क्या। तो 14 फरवरी को बेहद खास होने वाली है। शायद ऐसा पहली बार होगा कि जब वैलेंटाइन डे को लोग काऊ हक डे के रूप में मनाएंगे, ठीक है, वैलेंटाइन डे को काऊ हक डे के रूप में मनाएंगे, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है, वैलेंटाइन डे को काऊ हक डे के रूप में मनाएंगे। और याद रखिएगा 14 फरवरी का वो दिन है जब पुलवामा अटैक किया गया था, ठीक है, वो भी एक काला दिन भी था, ठीक है। चलेगा, स्टार्ट करते हैं, चलेगा। अब लोग प्यार से बोलेंगे, अपनी सोना मोना कर, तुम हमारे बछड़े से कम हो क्या, तुम हमारी गैया से कम थोड़े हो, तुम हमारे गैया से कम नहीं हो। चलो, तो लोग उसको गाय बोलेंगे, गलती से उसको कहीं से भैंसिया ना बोल दे, ठीक है। देखो अब ना लड़कियों के गाय बोलोगे ना, गाय जैसी सीधी हो, उसको तुम बोल दो भैंस से सीधी हो, भैंस तो भैंस जैसे नहीं, तो बोलेंगे कि तुम मेरी गाय की तरह हो, ठीक है, गाय की तरह। चलेगा, अगला सवाल। और क्या क्या बना सकते हैं, चॉकलेट डे को क्या मनाना चाहिए, चॉकलेट डे को मैं सरकार से प्रस्तावित करता हूं कि सरकार चॉकलेट डे को गोबर डे के रूप में मना दे। चलो आगे बढ़ते हैं, किस दिन को, ये बाबू बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं बार बार बोलता हूँ, ये पहली बार दिवस को मैं आपके लिए कैटेगराइज किया हूँ, बीमारियों का दिवस एक तरफ से, पर्यावरण का एक तरफ से, जयंती वाले एक तरफ से, और जो पहली बार लगभग मनाया गया। तो किस दिन को वीर बाल दिवस पहली बार बनेगा, वीर बाल दिवस पहली बार कब मनाएगा। देखो बच्चे, अगर आपसे बस पूछेगा बाल दिवस कब मनाया जाता है, अगर आपसे पूछता है बाल दिवस हम लोग कब मनाते हैं, तो चाचा नेहरू की जयंती को हम लोग बाल दिवस कब मनाते हैं, तो 14 नवंबर को हम लोग बाल दिवस मनाते हैं। कौन सा, 14 नवंबर को हम लोग बाल दिवस मनाते हैं। लेकिन वीर बाल दिवस कब, 26 दिसंबर को, ठीक है, 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस, ठीक है, वीर बाल दिवस। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, लेकिन याद रहेगा यूजीसी के हाल ही में प्रमुख के रूप में किसे चुना गया, हाल ही में नहीं 2022 में। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के यहाँ के प्रमुख कौन है, पहले तो बताइएगा यूजीसी का प्रमुख कौन है। यूजीसी ने किस दिवस इंपॉर्टेंट है, भारतीय भाषा उत्सव किस दिन को मनाया जाएगा, 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर को भारतीय
भाषा उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। यूजीसी के प्रमुख कौन है बाबू? तो एम जगदीशन, ठीक है, याद रखिएगा। एम जगदीशन की बात करता हूँ, एम जगदीशन यूजीसी के यह प्रमुख हो जाते हैं। यूजीसी के प्रमुख किसको किसको याद था, एक बार ईमानदारी से कमेंट करके बता देना। अगला सवाल याद रहेगा, डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाएगा? ठीक है, डॉल्फिन दिवस है। डॉल्फिन दिवस की बात करता हूँ, डॉल्फिन दिवस है। डॉल्फिन दिवस ये पिछले साल पीसीएस का दोस्त सवाल है। पिछले साल पीसीएस में, यूपी पीसीएस में दिवस से रिलेटेड दो प्रश्न थे। एक तो ये था, एक मिलान करने को दिया था, दिवस दे दिया था, और इधर ऐसे मिलान करना था कौन सा सही नहीं था। ठीक है, तो आपको याद रहेगा दिवस दो पूछे जाते थे। तो डॉल्फिन दिवस की बात करता हूँ, यह 5 अक्टूबर को। ठीक है, डॉल्फिन दिवस कब? 5 अक्टूबर को। भारत ने अपना पहला भाला फेंक दिवस कब मनाया? तो भाला फेंक दिवस की बात करता हूँ, यह 7 अगस्त को। भाई साहब इसी दिन तो हीरे ने सोना जीता था, इसी दिन तो हीरे ने सोना जीता था ना। 7 अप्रैल कहां से भाला फेंक दिवस, जो बच्चा बता रहा है? 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस, 7 अगस्त को। अच्छा, यहाँ पर कोई साथी है क्या जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कि मई में यूपी पीसीएस का पेपर देंगे ही नहीं? हर दिन कब मनाया जाए? उज्ज्वला दिवस अब कब मनाया गया? उज्ज्वला दिवस अब हर साल कब मनाया जाएगा? 2021 में पहली बार मनाया गया था। तो उज्ज्वला दिवस याद रहेगा 1 मई को, क्योंकि 1 मई 2016 में याद रहेगा उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की गई थी। भारत और किस देश ने 6 दिसंबर को मैत्री दिवस के रूप में मनाता है? तो भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश। ठीक है, आप लगातार जुड़े रहेगा जब तक पेपर नहीं होता, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। कौन सा राज्य अंबेडकर जयंती को, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पे जयंती है। ठीक है, जयंती भी है और इंपॉर्टेंट दिवस भी, और पहली बार देखो जयंती है, इंपॉर्टेंट दिवस भी है और पहली बार भी मनाया गया। तो कौन सा राज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती को समानता दिवस बोले तो इक्वलिटी डे के रूप में मनाएगा? इक्वलिटी डे। सबसे पहले तो ये सवाल बताइए, समानता दिवस, सॉरी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती कब मनाई जाती है? सबसे पहले तो जयंती किस दिन होती है? तो 14 अप्रैल को। बी आर अम्बेडकर जयंती कब होती है? ये 14 अप्रैल को होती है। ठीक है, 14 अप्रैल को होती है। कौन सा राज्य समानता दिवस मनाएगा? तमिलनाडु, तमिलनाडु समानता दिवस मनाएगा। और 2022 में मेरे प्यारे साथी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर पर एक स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहां पर अनावरण किया गया था? बताइएगा, इनकी जयंती के अवसर पर स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, ठीक है, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहां पर किया गया था? स्टैच्यू ऑफ नॉलेज किसकी प्रतिमा? स्टैच्यू ऑफ नॉलेज किसकी प्रतिमा? भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा कहां पर अनावरण किया गया था? तो ये लातूर महाराष्ट्र में। कहां पर? ये लातूर महाराष्ट्र में। ये बहुत ही ज्यादा सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लातूर महाराष्ट्र में। किसकी प्रतिमा? तो बी आर अम्बेडकर जी की प्रतिमा। किसकी? बी आर अम्बेडकर जी की प्रतिमा लातूर महाराष्ट्र में। देखो कुछ बच्चे ना गलत बता रहे हैं। गलत क्यों बता रहे हो बच्चे? आप लगातार नहीं पढ़े हो। किस राज्य सरकार ने 10 नवंबर को मांडीय दिवस या बाजरा दिवस बोले तो मिलेट डे के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, मिलेट डे के रूप में। याद रहेगा 2023 को हम लोग इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में मना रहे हैं। ठीक है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट हम लोग 2023 के मना रहे हैं। 2023 को हम लोग इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के तौर पर मना रहे हैं। ठीक है, 2023 को हम लोग इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के तौर पे मना रहे हैं। और 10 नवंबर को कौन सा राज्य, ठीक है, 10 नवंबर को कौन सा राज्य ये इंटरनेशनल मांडी दिवस या बाजरा दिवस मनाया? याद रखिएगा उड़ीसा ने। ठीक है, किसने? उड़ीसा ने मनाया। ठीक है, उड़ीसा सरकार ने। ठीक है, उड़ीसा सरकार ने मनाया। याद रखिएगा डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, कौन इसके मंत्री है? बताएगा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मंत्री कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ अश्वनी वैष्णव। तो अश्वनी वैष्णव। तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की बात करता हूँ, इसके द्वारा डिजिटल पेमेंट उत्सव, ठीक है, डिजिटल पेमेंट उत्सव के रूप में चालू किया। ठीक है, चलेगा आगे बढ़ते। तो इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री याद रहेगा अश्वनी वैष्णव ने डिजिटल पेमेंट उत्सव के रूप में मनाया गया। यह उत्सव 9 फरवरी से 9 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। 9 फरवरी से 9 अक्टूबर तक मनाया गया। ठीक है, 9 फरवरी से 9 अक्टूबर तक यह मनाया जाएगा। इस बात को याद रखिएगा। अगला सवाल, इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 30 साल के उम्र के बाद डेब्यू करने वाले पहले भारतीय कौन बने? याद रहेगा उस भारतीय खिलाड़ी का नाम पूछा जो इंटरनेशनल क्रिकेट में 30 साल के बाद, जब इनकी उम्र 30 साल हो गई तब तीनों फॉर्मेट में डेब्यू किए। पहले इनको मौका नहीं मिला। ठीक है, पहले इनको मौका नहीं मिला। नहीं समझे? मतलब कि होता है ना कि जब 30 साल इनकी उम्र हुई, वो पहले खिलाड़ी का नाम बताए, जब 30 साल हुई तब ये तीनों फॉर्मेट की बात करता मतलब क्या होता है? दीदी लोग ध्यान से सुनिए, क्रिकेट का भी 3 फॉर्मेट खेले जाते हैं। एक T20 खेला जाता है, एक ओडीआई खेला जाता है और एक याद रखिएगा टेस्ट खेला जाता है। तो कल से बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी स्टार्ट हुआ। उस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में इन्होंने डेब्यू किया था। कल 2 खिलाड़ियों ने डेब्यू किया, केएस भरत और इन्होंने डेब्यू किया। तो सूर्य कुमार यादव की बात करता हूं तो ये 30 वर्ष के बाद इन्होंने मौका मिला, और जो मौका मिला ना, मौका को जिस तरीके से इन्होंने उठाया भाई साहब लाजवाब है। ठीक है, जिस तरीके से मौका को इन्होंने फायदा उठाया एकदम लाजवाब है। अच्छा, इस समय सेलेक्टर, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कुछ दिन पहले अगर मैं पढ़ाया था आप लोग को, तो जो बीसीसीआई के जो सिलेक्टर कमेटी थी उसको बर्खास्त कर दिया गया था पूरा का पूरा, जब T20 वर्ल्ड कप हार गई थी। फिर से सिलेक्टर की कमेटी चुनी गई, उसके अध्यक्ष कौन थे?
बीसीसीआई सेलेक्टर कमेटी का अध्यक्ष कौन है? देखो मैं ये नहीं मानता कि मतलब कि सॉरी मैं ये नहीं बोल रहा कि सूर्य कुमार यादव अच्छे खिलाड़ी नहीं है, टेस्ट के लिए नहीं खेलेंगे, लेकिन मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनेगा। एक खिलाड़ी है जिनका नाम है पृथ्वी शॉ, एक खिलाड़ी है जिनका नाम है पृथ्वी शॉ हो जाता है, ठीक है, पृथ्वी शॉ, और एक हो जाते हैं सूर्य कुमार यादव। ये दोनों बहुत ही अच्छा खेले, ठीक है, बहुत ही अच्छा इधर खेल रहे हैं। पृथ्वी शॉ की बात करता हूँ, पृथ्वी शॉ हो गए, तो पृथ्वी शॉ को भी हाल ही में सेलेक्टर ने सेलेक्ट किया है चेतन शर्मा कमेटी, ठीक है, चेतन शर्मा कमेटी वाले में पृथ्वी शॉ को हाल ही में सेलेक्ट किया इंडिया टीम में, और सूर्य कुमार यादव को भी सिलेक्ट किया। सूर्य कुमार यादव टेस्ट में सॉरी सूर्य कुमार यादव की बात करता हूं तो ये T20 में बहुत अच्छा प्रदर्शन किए, तो इनको वनडे में से खेलना चाहिए था, तो न्यूजीलैंड वाले भी वनडे में शायद ये नहीं थे, तो इनको टेस्ट में कर दिया गया, और ये टेस्ट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, इनको T20 में कर दिया गया सिलेक्शन। ये कौन सी सिलेक्शन कमेटी की बात है भाई से बताओ? पृथ्वी शॉ एक दिवसीय मैच में, मतलब कि घरेलू मैचों में अगर मैं बात करता हूँ, मैं सिलेक्शन की बात करता हूँ, सर सरफराज खान भी डिजर्व करता है। हाँ जी, इसके द्वारा कॉइन बेंडिंग मशीन, मतलब कि सिक्कों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, सिक्कों को बढ़ावा देने के लिए भारत में 4 जगह सिक्का बनता है, ठीक है, तो सिक्कों को बढ़ावा देने के लिए कॉइन बेंडिंग मशीन पायलट प्रोजेक्ट किसके द्वारा? तो ये आरबीआई की द्वारा लॉन्च किया जाएगा। जिस तरीके से समझिए एटीएम से आप लोग क्या कर सकते हैं, पैसा वगैरह निकालते तो सिक्का नहीं निकलता, तो सिक्कों को बढ़ावा देने के लिए सिक्कों को रेगुलेट करेंगे, सिक्का को क्या किया जाएगा? रेगुलेट किया जाए। उसके लिए याद रहेगा क्यूआर कोड के आधारित, ठीक है, कि आप जाओगे जहां जहां पर ये खुलेगा, क्यूआर कोड डालोगे, एक आपको जो भी बैंक से रिलेटेड ऐसे बनाया जाएगा प्रोसेस, क्यूआर कोड डालोगे, वहां से आपको सिक्के वगैरह निकाल सकते हैं। सिक्का कोई अपना यूज भी नहीं कर, अरे दुकान से नहीं लेते लोग, क्या यहाँ से सिक्का निकालेंगे? ठीक है, नहीं निकालेंगे सिक्का ना, नहीं निकालेंगे सिक्का, क्योंकि हम लोग भी जैसे मैं भी जैसे ऑटो वगैरह से जाता हूँ, सिक्का वगैरह लोग देते हैं तो बोलते हैं भैया सिक्का मत दो गिर जाएगा, ऐसा चीजें बोलते हैं, तो वैसे सिक्के, लेकिन सिक्के को मेरे को सिक्के कलेक्ट करने का बड़ा शौक है, मेरे पास पुराने सिक्के बहुत होंगे, ठीक है, मेरे पास 2 पैसा 5 पैसा आधा पैसा किसी सिक्के में देवी की प्रतिमा, इस तरीके से बहुत सिक्के मैंने कलेक्ट किया। सिक्के क्वारी का मेरे का शौक बहुत था, अभी तो नहीं करता हूँ, तो मेरे पास रखा हुआ, मैं 7-8 क्लास तक में करता था, बहुत ज्यादा वो रखे हुए, ठीक है। वो ये आरबीआई के बारे में, आरबीआई के बारे में मैं पहले से यहाँ पे पढ़ाया हूँ, तो लिखा हुआ है, सो दैट की थोड़ा सा समय बचे और मेरा एनर्जी बचे। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक की बात करता हूँ, तो इसका गठन 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। किस एक्ट के तहत हुआ था, ये दिख रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट करके बता देंगे किस एक्ट के तहत हुआ था? तो आरबीआई एक्ट याद रहेगा 1934 के तहत, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसका याद रहेगा गठन हुआ था। किस कमीशन के सिफारिश पे? हिल्टन यंग कमीशन। आरबीआई का गठन किस कमीशन के सिफारिश पे? हिल्टन यंग कमीशन। आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। आरबीआई का मुख्यालय कहां पर है? मुंबई में। आरबीआई के वर्तमान में जो गवर्नर है शक्तिकांत दास 25वें गवर्नर है। शक्तिकांत दास क्या? 25वें गवर्नर। लेकिन याद रहेगा जब आरबीआई का गठन हुआ था तब से इसका मुख्यालय मुंबई में नहीं है। याद रहेगा गठन के समय इसका जो मुख्यालय था कहां पर था? कोलकाता में था। ये भी सवाल पूछा हुआ जब आरबीआई की शुरुआत की गई थी कितने रकम के साथ की गई थी? तो आरबीआई की शुरुआत 5 करोड़ रुपए के साथ की गई थी। ये शुरुआती पूंजी लगी गई थी 5 करोड़ रुपए। इसके जो पहले गवर्नर थे ओसबॉर्न स्मिथ थे। आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे ओसबॉर्न स्मिथ आरबीआई के पहले गवर्नर थे। पहले भारतीय गवर्नर के पूछेगा सीडी देशमुख थे, ठीक है, सीडी देशमुख भारत के वो प्रधानमंत्री या भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री, भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। याद रहेगा मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री थे, वो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, ठीक है, आरबीआई के गवर्नर। मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, ये ना शक्तिकांत दास है ना, वो इकोनॉमिक्स नहीं है, इन्होंने एमए बीए शायद ऐसे कुछ किया हुआ है, मतलब कि एक बार इनके बारे में, ठीक है। सबसे कम दिन तक भारत के अहमदाबाद किस नदी के किनारे दोस्त? साबरमती नदी के किनारे। कौन से? साबरमती नदी के किनारे। इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में 2 देशों के शतक लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने? तो 2 देशों के लिए शतक लगाने वाले, मतलब कि इन्होंने 2 देशों के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 देशों के खिलाफ खेला है, ठीक है सर। एलडीसी में हो गया, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो एक बार थोड़ा सा मिठाई उठाई पहुंचा दीजिएगा आप मुझे मैसेज। इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट में इतिहास में 2 देशों के लिए शतक लगाने वाले, याद रहेगा इनका नाम था गैरी बैलेंस है। गैरी बैलेंस की बात करता हूं, इन्होंने पहले इंग्लैंड के लिए खेला, ठीक है, इन्होंने पहले इंग्लैंड के लिए खेला था, इंग्लैंड के लिए, ठीक है। एक्चुअली ये ना कहा के जिम्बाब्वे के खिलाड़ी है, ये कहा के जिम्बाब्वे के खिलाड़ी है, जिम्बाब्वे के खिलाड़ी है, याद रहेगा। अब इन्होंने जिम्बाब्वे के लिए, अब जिम्बाब्वे के लिए, ठीक है, अब जिम्बाब्वे के लिए, ये जिम्बाब्वे के ही खिलाड़ी थे, ठीक है, जिम्बाब्वे के खिलाड़ी थे, जिम्बाब्वे के लिए, ठीक है। किस देश के खिलाफ अभी लगाए थे? तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ, तो जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज का मैच खेला। इनका जन्म कहां पर हुआ था? जिम्बाब्वे में हुआ था। इंग्लैंड के लिए क्रिकेट खेलते थे, अब जिम्बाब्वे के लिए। पहले खिलाड़ी कौन से? तो केपलर वाल्स करके थे, ये पहले खिलाड़ी थे, केपलर वाल्स थे, ये पहले खिलाड़ी थे। क्लियर है? प्रश्न को समझे ना, चलेगा। किस देश की सरकार ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों के लिए कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने की घोषणा की है?
तो किस देश सरकार ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों के लिए कोविड-19 की 5वीं खुराक की घोषणा की है कि भाई साहब 5वीं खुराक ले लो? ऑस्ट्रेलिया ने किया। किसने बोला? ऑस्ट्रेलिया ने बोला 5वीं खुराक लेने के लिए। ऑस्ट्रेलिया की बात करता हूँ। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में पंजाबी भाषा पढ़ाने की बात की गई। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में पंजाबी भाषा पढ़ाने की बात की, पंजाबी भाषा पढ़ाया जाएगा। याद रहेगा। ऑस्ट्रेलिया की बात करता हूँ दोस्त, ऑस्ट्रेलिया की बात करता हूँ तो ऑस्ट्रेलिया के हाल ही में जो पीएम बने एंथनी अल्बानीज, याद रहेगा एंथनी अल्बानीज, एंथनी अल्बानीज की बात करता हूँ, ये यहाँ के पीएम है एंथनी अल्बानीज। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का आयोजन कहां पर किया? ऑस्ट्रा हिंद। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद 2022 का आयोजन कहां पर किया? तो ऑस्ट्रा हिंद का आयोजन याद रहेगा कहां पर किया गया? राजस्थान में। ठीक है, ऑस्ट्रा हिंद का आयोजन कहां पर किया? राजस्थान में किया, राजस्थान में। और पिच ब्लैक और ककाटो एक सैन्य अभ्यास है, उसका भी मेजबानी वो मल्टीलेटरल है, उसका मेजबानी भी ऑस्ट्रेलिया करेगा। ठीक है, उसका मेजबानी भी ऑस्ट्रेलिया करेगा। 2032 ओलंपिक ऑस्ट्रेलिया में ही होगा। 2032 ओलंपिक ऑस्ट्रेलिया में होगा। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में होगा। कहां पर? ब्रिस्बेन शहर में। ठीक है, चलेगा। के सत्यनारायण राजू को केनरा बैंक के नए एमडी एंड सीईओ के रूप में नामित किया। तो केनरा बैंक के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने? केनरा बैंक के नए एमडी एंड सीईओ की बात करता हूं तो के सत्यनारायण। याद रहेगा अभी हाल ही में बैंकर्स ऑफ द ईयर लंदन में आयोजित की गई बैंकर्स ऑफ द ईयर के रूप में भी किसे चुना गया? तो केनरा बैंक को। तो केनरा बैंक को लंदन में आयोजित एक कार्यक्रम में बैंकर्स ऑफ द ईयर के रूप में भी चुना गया था। ठीक है, बैंकर्स ऑफ द ईयर के रूप में भी चुना गया था। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है दोस्त, अरे नाराज तो नहीं हो ना? कौन कौन नाराज हो रहा है बताओ? कौन कौन नाराज हो रहा है? तुमने फिर ना हम तुमको इतना तो याद रहेगा नताशा पेरियार यागम करके हो जाती है। नताशा पेरियार यागम करके हो जाती है। नताशा पेरियार यागम करके हो जाती है। एक बार सभी के सभी साथी जितने साथी हो, ठीक है, सेशन को लाइक कर देंगे। सेशन अगर पसंद है 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। 21 से घटाकर 18 वर्ष कर गई थी। ठीक है, 21 से घटाकर 18 वर्ष। सर आप करंट अफेयर डिटेल में नहीं पढ़ाए हो। पापा के सर नहीं, आप शुरू से क्लास में हो डियर, आप शुरू से क्लास में हो। तो डियर अभी थोड़ी सी मतलब कि थोड़ा सा हेल्थ इशू 1989 में। ठीक है, 1989 में। ठीक है, 1989 में पृथ्वी दिवस पहली बार कब मनाया गया था? सबसे पहले ये सवाल आया हुआ पेपर का, ये सवाल है दिल्ली पुलिस का, ये सवाल है। ठीक है, दिल्ली पुलिस का ये सवाल है। ठीक है, तो पृथ्वी दिवस की बात करता हूँ 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। पहली बार की बात करता हूँ कब मनाया गया था? पहली बार की बात करता हूँ पृथ्वी दिवस 1970 में मनाया गया था। पहली बार 1970 में मनाया गया। पहली बार पृथ्वी दिवस कब मनाया गया था? तो 22 अप्रैल को मनाया जाता। 1970 में पहली बार मनाया गया था। याद रहेगा कुछ दिवस इंपोर्टेंट पूछ लेता है, पहली बार कब मनाया गया था। तो ये सवाल आपका दिल्ली पुलिस में पिछली बार पूछा हुआ था। चलेगा, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व कहां पर है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, तो कल आपको बताया था ना, ट्रिक बताया था ना दोस्त, अंशी बनी बंदी। ठीक है, नागरहोल कुद्रेमुख। ठीक है, अंशी बनी बंदी नागरहोल कुद्रेमुख कहां पर स्थित है? यह कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में। नागरहोल कहां पर हो जाता है? कर्नाटक में नागरहोल स्थित हो जाता है। अगला सवाल, पेरिनी तांडवम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? बहुत बार पूछा गया। ठीक है, बहुत बार पूछा गया, बहुत बार। पेरिनी तांडवम की बात करता हूँ, यह तेलंगाना की प्रसिद्ध नृत्य हो जाता है। पेरिनी तांडवम की बात करता हूँ, यह तेलंगाना का प्रसिद्ध नृत्य हो जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कि मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल क्या होता है? कार्यालय का कार्यकाल क्या होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त की कार्यालय की कार्यकाल बोलता हूँ तो याद रहेगा यह 6 वर्ष होते हैं। ठीक है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। ठीक है, मतलब इनमें से जो पहले हो जाए 65 वर्ष आयु तक, इनमें से जो पहले हो जाए आयु तक। ठीक है, या इनमें से जो भी पहले हो। ठीक है, इनमें से जो भी पहले, इनमें जो पहले। ठीक है, वैसे बताइएगा वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त वर्तमान में भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? वर्तमान में 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो ये याद रखेगा राजीव कुमार। ठीक है, कौन से थे? राजीव कुमार। कौन से थे? राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त होते थे। जबकि वर्तमान में सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? वर्तमान में भारत के 25वें सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन जाते हैं? ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वर्तमान में 25वें सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? कमेंट करके बताइए। चलेगा, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की बात करता हूँ, किसकी सिफारिश में गठन की गई थी? सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की बात करता हूँ। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की बात करता हूँ तो याद रहेगा के सांथानम कमेटी। कौन सी? तो सांथानम कमेटी। सांथानम कमेटी, सांथानम समिति, सांथानम समिति याद रहेगा। ठीक है, सांथानम समिति। भारत के 50वें सीजीआई कौन हो जाते हैं? तो 50वें सीजीआई हो जाते हैं डीवाई चंद्रचूड़। और 49वें कौन थे बाबू? यू ललित, उदय उमेश ललित। ठीक है, यू ललित। चलिए, भारत में
भारत में सौगान वन के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो सौगान वन। भारत में सबसे ज्यादा सौगान वन कहां पर है? कमेंट करके बताइएगा सौगान वन। ठीक है। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो सौगान वन कहां पर जाता है? याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में वैसे सबसे ज्यादा फॉरेस्ट भी है। ठीक है, जबकि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ये भी बहुत बार सवाल पूछा गया। ये भी बहुत बार सवाल पूछा गया कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा देवेंद्रनाथ टैगोर ने। किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। देवेंद्रनाथ टैगोर ने। देवेंद्रनाथ टैगोर ने। देवेंद्रनाथ टैगोर ने। देवेंद्रनाथ टैगोर ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। किसने?